नमस्कार सभी को मेरा। हम सब पर्यावरण और प्रकृति को बचाने की बात तो करते हैं, पर सिर्फ बातों तक ही रह जाती है। आज तक यहाँ पे मैं वागड़ में कहूँ तो अगर कोई बचा रहा है तो मेरे आदिवासी भाई, अगर कोई आगे आया है तो मेरे विचार से अवनी जैन, जिन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं की, उन चीज़ों पे पहल की, उन चीज़ों को उन्होंने एक नज़रिया भी बदला और आज वो बड़े बड़े मुकाम पर भी हैं। जैसे उन्होंने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट लिए, भूटान में भी उन्होंने प्रोजेक्ट अपना करा। तो सब प्लास्टिक को बैन करने की बात तो करे, लेकिन कोई कर नहीं रहा। अब प्लास्टिक खत्म नहीं हो सकता, आपको भी पता है, लेकिन उन प्लास्टिक को हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं। जैसे कि पोट बना के, हमारे पास एक पोट है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है टायर का बना हुआ। अब आपको भी पता है कि टायर कभी खत्म नहीं हो सकता, 40 साल हो या 100 साल, लेकिन आज इसका लुक देखिए किस तरह से। ये हमारे घर में किसी अगर हॉल में भी हम रखें एज ए डेकोरेशन तो ये सबसे बेस्ट है। तो शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी, जैसे अवनी ने की, तो आप भी इसकी शुरुआत करिए। सिर्फ आप ये मत सोचिए कि मैं पर्यावरण को बचा के इसको जॉब नहीं मिलेगी मुझे, मैं मेरे घर में इनकम क्या आएगी, नहीं, ये आपकी सोच गलत है। आप एक बार इसको करिए, ये भी एक बिजनेस का जरिया है। प्रकृति बचाने का माध्यम बहुत सारे हो सकते हैं, खेती बाड़ी करना ही सिर्फ प्रकृति बचाना नहीं होता। आप प्लास्टिक को रिसाइकिलिंग करके भी आप प्रकृति के प्रदूषण को बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी इस बातों को जरा सोचिए। तो आज हमारा पॉडकास्ट पूरा अवनी जैन के बारे में, उन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू की, कहाँ से की, तो आप पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है अवनी जैन बांसवाड़ा से। हम उनके बारे में उनसे ही जानेंगे। अवनी जी, सबसे पहले सिंपल वर्ड में आपसे कहूँगा कि आप क्या है, कौन है और आपने जिंदगी की शुरुआत कहाँ से करी? वैसे तो मेरा नाम अवनी जैन है और मैं बांसवाड़ा की रहने वाली हूँ। मेरी बात करें तो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, एक साधारण सा परिवार है मेरा। और जर्नी की अगर शुरुआत की बात करते हैं तो वो मेरी स्कूल से ही शुरू हुई। 11-12 के बाद से ही मुझे क्रिएटिविटी तो बचपन से थी, पर तब से मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे कुछ सीए या ऐसा नहीं बनना है, मुझे अपने लिए कुछ क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है। तो वो शुरुआत वहीं से हुई जब मैंने फैशन डिजाइनिंग करने का फैसला लिया था। तो आपकी एजुकेशन बांसवाड़ा में चली? हाँ, मैंने सेंट पॉल स्कूल से पढ़ाई किया है। देन उसके बाद फिर मैंने बड़ौदा एमएस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। देन उसके बाद फिर मैंने बहुत सारी एक्सप्लोरेशन करी। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीजें हुई और ऐसा करके फिर हुआ। तो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करने के बाद आपको लगा कहीं काम आया? कोर्स करने के बाद हाँ, काम तो आया, बिकॉज क्योंकि अभी मैं जो काम कर रही हूँ हुनर ट्राइब में, तो वो बेसिकली सब डिजाइनिंग का ही काम है। और फैशन डिजाइनिंग में हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे डिजाइन को आप समझते हैं, उसमें कलर्स की क्या खासियत महत्व होते हैं, क्या डिजाइनिंग की किस तरीके से गहराइयों में हमने जो भी सीखा वो कहीं ना कहीं काम तो आता है। बट हाँ, मैं फैशन को इतना कंटिन्यू अभी नहीं कर पा रही, क्योंकि और मतलब मैंने जो सोचा था कि फैशन डिजाइनिंग क्या होता है, कैसे होता है, जो इमेजिनेशन 12th में थी और जो रियल लाइफ में जब हमने पढ़ाई करके देखा, जो रियलिटी है मार्केट की, और कोरोना में जो चीजें फेस करी, उसके बाद मेरी जो लाइफ है वो थोड़ी सी शिफ्ट हो गई वेस्ट अपसाइक्लिंग को लेकर। इसलिए मैं फैशन डिजाइनिंग को तो अभी कंटिन्यू इतना नहीं करा। सही कहा। अब वागड़ में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में चलता है गवर्नमेंट नौकरी, और आपने फैशन डिजाइनिंग चूज किया फील्ड, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि आपके पेरेंट्स ने भी आपको प्रेशर किया, नहीं हमको भी तैयारी करनी चाहिए? वैसे तो जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई किया है, सेंट पॉल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर मेरे समय में इतना कल्चर नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब का। इवन मेरे जो क्लासमेट्स है मोस्टली सब इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, और कुछ अपना एज अ जॉब कर रहे हैं। बट इतना तब ट्रेंड में नहीं था एज अ प्राइवेट स्कूल में। बट जैसे मैं डूंगरपुर में मैंने शिफ्ट हुई, और अभी का जो कल्चर मैं देख रही हूँ उसमें तो मतलब मेरी जो साथ के लोग हैं वो सब रीट का एग्जाम दे रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, सबको गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए। तो ये क्रेज मैंने अब फील किया है, जो ये अभी ट्रेंड चल रहा है कि कैसे गवर्नमेंट जॉब ही एक जॉब है जिसके लिए आप पूरी लाइफ से पढ़ते 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 बिता देते हैं, और अपनी लाइफ, और जब तक आपको वो मिलती है या नहीं मिलती है तब तक आप इतने डल हो जाते हैं कि आप शायद उस
खुशी से उन्हें पढ़ाना भी चाहते हैं, नहीं पढ़ाना चाहते, वो भी एक डाउट है। हाँ, तो प्रिपरेशन ऐसा होता है कि स्किल पे काम नहीं करने देती हाँ, और बस वही लिमिटेशन बाउंडेशन में हम बन जाते हैं। एग्जैक्टली। तो इसके लिए मेरे पास एक और बात है, क्योंकि मैंने बीएड नहीं करी है, मैंने कोई टीचर की या फिर ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन क्योंकि मैं खुद से जो भी मुझे लाइफ में मिला है, जो भी चीजें मेरे साथ हुई है, उसके साथ साथ मैंने मेरे सामने जो भी अपॉर्चुनिटी आई मैंने उसको कवर अप किया। तो जैसे हम लोग मैं एक एनजीओ के साथ मैंने काम किया एक गांव में, उसके बाद फिर हम लोग डूंगरपुर राजस्थान में शिफ्ट हुए और मैंने एक संस्थान है मुस्कान संस्थान में एज अ प्रिंसिपल का रोल निभाया, बिना डिग्री और उसके, बट उसमें ऐसा कि नॉट इन डॉक्यूमेंट्स, बट ये कि पूरा स्कूल मैंने मैनेज किया। 200 ऑर्फन बच्चों के साथ में मैंने और शायद 15 लोगों की टीचर्स की टीम को मैंने मैनेज किया। तब मुझे लगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में जो प्रैक्टिकल स्किल्स है उससे आप काफी कुछ सीख सकते हो बजाय कोई किताबी ज्ञान के। और इसके साथ में जैसे गौतम जी का काफी सपोर्ट रहा, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव एजुकेशन के बैकग्राउंड से थे, तो उनने काफी गाइडेंस की वजह से मैंने वो चीज मैनेज कर पाई। ओके, यानी आप फैशन से आपने एज अ प्रिंसिपल का रोल भी निभा दिया, तो आपको एज अ गवर्नमेंट टीचर का जितना आइडिया होना चाहिए वो आपको सारा है। ऐसा तो नहीं कह सकते, उनकी भी अपनी खासियत है, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आपको उसमें सोचना नहीं चाहिए कि ये हमें करना है या नहीं करना है, क्योंकि मुझे भी अपनी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं पता थी। वो जब मैंने करके देखा, उसमें मैंने अपना पूरा 110% दिया, तब मुझे पता चला कि हाँ मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं इस लायक भी हूँ। तो कभी ऐसे नहीं लगा कि पेरेंट्स ने यानी समाज के लोग तो ऐसे कहते हैं सोसाइटी के कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ऐसे आपके पेरेंट्स को कभी किसी ने चढ़ाया हो कि नहीं ये मत करो? तो वो तो अक्सर अभी भी चलता ही रहता है, और वो तो शायद लाइफ का आई डोंट नो, मतलब सोसाइटी के अपने ख्यालात है, सोसाइटी की अपनी लिमिटेशंस है, बातें हैं। तो पेरेंट्स का मोस्टली ये रहा है कि पेरेंट्स भी, क्योंकि हमारी मिडिल क्लास फैमिली है, तो पेरेंट्स भी उसी एरिया उसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे नॉर्मल चीजें जो है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सीए बनना है, किसी को डॉक्टर या टीचर बनना है। और अभी क्योंकि मैं जिस फील्ड में हूँ, अभी हम कमिश्नर से मिलते हैं, कलेक्टर सर से मिलते हैं, तो उन सारी चीजों को देख के मेरे पेरेंट्स भी ये बोलते हैं कि तू भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर ले, जबकि वो पहले उनका थॉट नहीं था। बट चीजें देख के, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो ना पढ़ के भी आज मैं उनके साथ बैठ के कॉन्वर्जेशन कर रही हूँ, तो वो पढ़ने की और मुझे किताब उसमें की क्या जरूरत है ना। तो ये चीज है, और पेरेंट्स का ख्यालात भी सोसाइटी की तरह ही रहता है, पर ये है कि हम धीरे धीरे जैसे अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, चीजें उनको समझा रहे हैं, उन्हें हम जो नई दुनिया बना रहे हैं उसके बारे में उन्हें बता रहे हैं, तो वो फिर धीरे धीरे अपना सपोर्ट करते रहते हैं। हाँ, पेरेंट्स को भी उनकी बात सुननी चाहिए कि बच्चे सही हो सकते हैं, एक बार उनका ओपिनियन भी लेना जरूरी है। हाँ, आप हुनर ट्राइब से जुड़े हुए फाउंडेशन से, तो एक्चुअली में है क्या वो? हुनर ट्राइब मेरा और गौतम भारती जी जो है, हम दोनों का एक स्टार्टअप है। हमने इसे शुरू किया था आफ्टर एक एनजीओ में हम लोग काम कर रहे थे। उसके बाद हमें ऐसा ख्याल आया कि हमेशा जो एनजीओ होते हैं वो बच्चों को बीच में कुछ सिखा के फिर छोड़ के चले जाते हैं। तो वैसे ही जैसे हमारे यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में काफी ऐसे एनजीओस काम करते हैं जो कुछ चीजें बीच में देते हैं, फिर वो गायब हो जाते हैं, या मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। तो हम लोग ने सोचा कि जिस एनजीओ में हम थे, जिस में हमने उन्हें सिखाया, जो चीजें उनको स्किल डेवलप करवाई, तो उसका फिर अगर हम उन्हें आगे नहीं लेकर जाएंगे तो वो फिर वापस से मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, क्योंकि पैसा तो सभी चाहिए, है ना। पैसे की जरूरत तो सभी युवाओं को है आजकल। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्टार्टअप करें जहाँ पे हम आदिवासी युवाओं को रोजगार दें, उनने जो स्किल सीखा है उससे लेकर उनको काम दिया जाए, जिससे वो एक अपना अच्छा जीवन जी सके और अपने परिवार को अच्छे से उनका खान पान या उनका रोजगार दे सके। लेकिन जैसे कि एनजीओ, कुछ एनजीओ उनको एजुकेशन तो दे रही है स्किल पे कि आप कैसे करिए, लेकिन अब गाँवों में वो स्किल कैसे लाने? जैसे कि आपने कहा कि वेस्ट मटेरियल का हम रिसाइकलिंग करके करते हुए जी, तो उन लोगों को पहले सिखाना तो पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो उनकी ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट उसको इन्वेस्टमेंट करती है, कैसे करती है प्रोसेस पूरा? तो बेसिकली जो हम पहले जिस एनजीओ में काम कर रहे थे उसके थ्रू एक ऐसा हम लोग ने एक डिजाइन किया था मेकर स्पेस करके, जिसमें हम लोग उनको ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जो कबाड़ से जुगाड़ की हो या कारपेंट्री का हो, जो ऐसी
स्किल्स जो वो पहले भूल चुके हैं, है ना, जैसे बांस से काम करना, हाँ। ये सब हम चीजें सिखाते हैं। तो उसके बाद अभी जब हुनर ट्राइब खुद एक अपना स्टार्टअप बन गया है, तो हमारे पास वही युवा थे जो हमने ट्रेन करे, तो उसके साथ हमने एक शुरुआत करी। लेकिन अब ऐसा है कि अब हमने एक अपना एक स्टार्टअप के साथ में एक प्रोजेक्ट हम लोग ने एक मॉडल बनाया है जिसका नाम है जीरो वेस्ट लर्निंग सेंटर। तो एक ऐसा सेंटर जो एक 6 महीने का करिकुलम होगा, जहाँ पे हम जो भी ऐसा वेस्ट है, लाइक प्लास्टिक हो गया, टायर हो गया, ग्लास की बॉटल्स है हमारी, उसके बाद अपना ये ई वेस्ट है, इन सभी वेस्ट के लिए हम एक एक ट्रेनिंग देते हैं एक एक मंथ का, जहाँ पे हम वहीं के युवाओं को रोज मतलब इन्वॉल्व करते हैं। हाँ, लेडीज भी इसमें इन्वॉल्व रहती है? हाँ, ये वुमेन्स मतलब गर्ल्स भी रहती है और बॉयज भी रहते हैं साथ में, मतलब इसमें हम लोग का को-एड की तरह ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि लिमिटेशंस ही है। तो अभी हमने एक आसाम भूटान बॉर्डर पे एक जीरो वेस्ट लर्निंग सेंटर शुरू किया है, जिसमें हमारे पार्टनर्स है एफएक्सबी इंडिया सुरक्षा और एचडीएफसी परिवर्तन। तो ये हमें फंडिंग करते हैं, इनकी वजह से हम लोग एक सेटअप कर पाए जीरो वेस्ट लर्निंग सेंटर का मॉडल। हम लोग के मॉडल में ये है कि जो हमने उनको सिखाया है 6 महीने के बाद वो पूरा वर्कशॉप का सेटअप और एक हमको इको स्टोर उनको खोल कर देते हैं, जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं और उससे वो पैसा कमा सकते हैं, और वहां से हम उनसे कोई पैसा नहीं लेते। वो मतलब कोई ट्रेनिंग का चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग रहता है। जो भी फंडिंग और जो हमें हेल्प हुई है वो एनजीओ की तरफ से रहती है, लेकिन हम उनको इस काबिलियत पे इस तरह का एक सेटअप करके देते हैं कि वो अपनी चीजें आगे बढ़ाते रहें और अपना रोजगार कर सकें। तो यहाँ से जैसे कि आपका प्रोजेक्ट भूटान में रहा जी, तो यहाँ से आप जो भी हुनर ट्राइबल के जो लोग, आपकी जो टीम रहेगी, आप पूरी टीम वहाँ साथ में जाते हो, कैसे करते हो? जी, तो हमारे जो यहाँ के आदिवासी युवा जो हमारे साथ में हैं, काफी साल से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम उन्हें वहां तक मतलब जो भी हमारा प्रोजेक्ट रहता है, हम उनका ट्रैवल, फूड वगैरह सब हमारी तरफ से रहता है। हम लोग उनको हर जगह घुमाते हैं, साथ में हम लोग एंजॉय करते हैं। अभी 2-3 ऐसे भी युवा है जिनको हमने फ्लाइट में ट्रैवल करवाया। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि उनको एज अ लेबर की तरह समझते हैं, वो हमारी फैमिली की तरह ही है। हम लोग साथ में कुकिंग करते हैं, हम लोग मेघालय शिलोंग में हम लोग ने प्रोजेक्ट किया, फिर हम आसाम भूटान बॉर्डर पे, तो वो लोग इंटरनेशनल कंट्री में भी घूम लिए। मतलब एक डूंगरपुर शहर से, जहाँ से मतलब वो सिर्फ एक मजदूर की तरह अपना आपको देखते थे, अब वो एक डिजाइनर और एक आर्टिस्ट की तरह वो लोग ट्रेनिंग भी लेते हैं स्टूडेंट्स का, वो तो टीचर भी है, यानी उनको इस फील्ड में इज्जत भी मिलती है। बिल्कुल। तो आपने प्रॉपर डूंगरपुर में किसी पर्टिकुलर कोई विलेज से स्टार्ट किया कि? हाँ, हम लोग ने सुराता विलेज से शुरू किया था, फिर हम लोग जो हुनर ट्राइब है उसका तो मेन डूंगरपुर शहर से ही शुरुआत हुई है जी। तो उसके अलावा कुछ और ऑप्शन आपके पास? तो हुनर ट्राइब बेसिकली 3 चीजों पर काम करता है। एक हमारा कैटेगरी वेस्ट अपसाइक्लिंग है, दूसरा हमारा एजुकेशन है और तीसरा हमारा डिजाइन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। तो जो वेस्ट अपसाइक्लिंग में है उसमें हमारा एक इनोवेशन है, हमारा एक, जिसमें हम लोग टायर के गमले बनाते हैं। तो ऐसे गमले आजकल हर घर में गमले लगते हैं, तो लोग प्लास्टिक के या फिर सीमेंट की स्लरी के गमले यूज करते हैं, जो कि आपके 5-6 महीने में या तो जर्जर हो जाएंगे या टूट जाते हैं धूप के कारण। तो हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है टायर का जो आपका 30-40 इयर्स तक कुछ भी नहीं होगा, और टायर एक ऐसा वेस्ट है जिसका रिसाइकलिंग भी बहुत पॉल्यूटिंग है जी, क्योंकि उसे जलाया जाता है तो काफी वो पॉल्यूटिंग है। इसलिए हमने उसको इस तरह से एक गमला बनाया है कि जो अनब्रेकेबल है और 30-40 इयर्स तक कुछ भी नहीं होगा, और काफी आर्टिस्टिक तरीके से हम लोग वुमेन्स को रोजगार देते हैं, जो वुमेन्स उस पर पेंटिंग करती है, उसके बाद हमारे जो युवा है उसको डिजाइन करते हैं, और आज हमारे पॉट्स बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, हर स्टेट में हमारे पॉट्स जा रहे हैं। ओके, तो आपसे अगर डूंगरपुर के या बांसवाड़ा के जो ट्राइबल यूथ है वो आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, तो वो कैसे जुड़ेंगे आपसे, अगर स्किल उनको सीखना है इन चीजों पे? तो हमारी जैसे वेबसाइट है, हमारा इंस्टाग्राम पेज है, तो उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको इस फील्ड में काम करना है, हमारे साथ जुड़ना है, तो हम उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, हमारे साथ ट्रेनिंग ले सकते हैं। वो डूंगरपुर में हमारा स्पेस है, एक वर्कशॉप एरिया है, वहाँ पे हमारे युवाओं के साथ सीख सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, कैसे रहेगी? हाँ, डिपेंड करता है, बिकॉज हम लोग, क्योंकि अभी जो हम लोग का स्टार्टअप है वो तो एक एनजीओ नहीं है, तो हम लोग उनको एज इंटर्नशिप बेसिस पे रखते हैं। हम लोग पेड इंटर्नशिप रखते हैं, लाइक फर्स्ट मंथ का उनका सैलरी जैसे 6 to 8,000 हम लोग पे करते हैं। वो लोग सीख जाते हैं, हमारे साथ लंबे समय तक के लिए जुड़ना चाहते हैं, तो फिर हम उन्हें परमानेंट जॉब
भी प्रोवाइड करते हैं। आपके को फाउंडर गौतम भारती जी, तो आप उनके साथ कैसे काम करते हैं, एज अ पार्टनर या? हम दोनों का अपना एक पार्टनरशिप ही है, और देखा जाए तो हम एक दूसरे को गुरु बोलते हैं। गुरु इन द सेंस ऐसा कि सर और मैडम तो काफी फॉर्मल चीजें हो गई और अंग्रेजों के टाइम की थी, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन मैं भी उन्हें गुरु ही बोलती हूँ और वो भी मुझे गुरु ही बोलते हैं, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। उनमें काफी सारी चीजें हैं जिस वजह से जो मेरे में कॉन्फिडेंस आया है, वो उनके भरोसे से, या उनकी जो चीजें थी जो उनने मुझे सिखाई या समझाया कि तुम ये भी कैपेबल हो करने के लिए। तो इस हिसाब से हम, उनकी कुछ कमियां हैं जो मैं पूरी कर देती हूँ और मेरी कुछ कमियां हैं जो वो पूरी कर देते हैं। इस तरह से हम लोग इस स्टार्टअप को फुल फ्लैशली अभी पैन इंडिया पे काम करने के लिए सोच रहे हैं। जब आप डीमोटिवेट हो जाते होंगे जी, तो गौतम भारती जी आपको कैसे मोटिवेट करते हो उस चीज के लिए? कोई ऐसी बात उनकी रही हो तो बार बार आपको मोटिवेशन दे रही हो? वैसे तो मतलब मोटिवेशन की तो आई थिंक एवरी प्रोजेक्ट पे कुछ ना कुछ मेरे कुछ पॉइंट्स रहते हैं जो शायद उन्हें नेगेटिव लगते हैं, या उनके ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जो मुझे नेगेटिव लगते हैं। बट ये है कि लड़ झगड़ के भी और बात करके भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आपने एक आर्टिकल में कहा था कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, ये आपको कब लगा है? ये मुझे, जब मैंने लाइफ को दूसरे ढंग से देखा, क्योंकि जब मैं फैशन डिजाइनिंग कर रही थी तो मेरा एक पर्पस यही था कि मुझे कोई डिजाइनर के अंडर जॉब करनी है या फिर कोई इंडस्ट्री में जॉब करनी है, फिर वहां से मेरा जॉब चलेगी, पैसा आएगा, चीजें होगी, सब सिंपल नॉर्मल जो हम एक विजन रखते हैं वैसा ही था। लेकिन आफ्टर कोरोना जो हमने चीजें देखी कि सब कुछ शट डाउन हो गया, कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं है, वैसा एक फील आया। उसके बाद जो मैंने अपनी लाइफ गांव में जाकर फील करी कि पहला तो ये था कि गांव में जाना ही घर वालों के लिए, मुझे लड़ने के लिए चैलेंजिंग था कि क्यों जाना है गांव में, इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया है तो गांव में जाके क्या करोगे। सो ख्यालात और सो ऐसी बातें हैं, क्योंकि हम लोग शहर से आते हैं और शहर में पढ़ाई किया है, तो गांव के लोगों के लिए भी एक अलग थॉट रहता है। हमारे कम्युनिटी में ऐसा चीजें मानते हैं। तो उसके बाद जब मैंने गांव वालों का जो प्यार मुझे मिला, गांव वालों के लिए जो मैंने सस्टेनेबिलिटी सच में देखी कि कम चीजों में, कम फैसिलिटी में वो लोग फिर भी कैसे खुश रहते हैं, अच्छे नेचर में, तो उसके बाद मैंने अपनी लाइफ को और देखा कि सच में क्या ऐसा हो सकता है कि हम सच में लिमिटेड चीजों के साथ अपना, मतलब कैसे कहते हैं, अपनी जीवन जी सकते हैं। अवनी जी, आपसे पर्सनल सवाल, आप शादी कब कर रहे हो? क्योंकि हर माँ बाप का यही रहता है कि कब कर रहे हो, कब कर रहे हो, तो आप कब कर रहे हो? मैं शादी कब कर रही हूँ उसका अभी ऐसे कोई डेट और वो तो नहीं है, बट ये है कि मुझे लगता है कि जब सच में अंदर से फील आए कि शादी करनी चाहिए, और एक ऐसा लाइफ पार्टनर जो मेरी चीजों को समझे। और क्योंकि मैं एक स्टार्टअप रन कर रही हूँ, हुनर ट्राइब, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला जब सच में ऐसा महसूस हो तब करनी चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा कोई समझ में नहीं आया है। तो राइट पार्टनर की क्वालिटीज क्या होती है आपके हिसाब से? अब ऐसे कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि किसी की क्वालिटी होनी चाहिए या उस पर टिक करना है कि अच्छा ऐसा भी होना चाहिए, ऐसी कोई कंडीशंस नहीं है। अगर सच में कोई ऐसे कनेक्शन फील होता है या फिर लगता है कि अंडरस्टैंडिंग है मेन, तो आई थिंक इट्स ग्रीन फ्लैग, पता नहीं क्या बोलेंगे आज के टाइम पे। एक लड़की अपने करियर को लेके, पेरेंट्स के लेके और सोसाइटी को लेके बहुत कुछ सेक्रीफाइस करती है, तो क्या आपने भी ऐसी चीजें सेक्रीफाइस करी होगी? हाँ, अक्सर हमें हर टाइम पे कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना होता है। और आई थिंक अगर आप अपनी नॉर्मल रूट से कुछ चैलेंजिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा हटके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी कह सकते हैं, या फिर आई थिंक कुछ ऐसे लाइफ के क्या कहते हैं, चैलेंजेस है जिसको हमें कोप अप करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो पेरेंट्स भी अपनी जगह पे सही है जी। वो कभी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम अच्छे से रहे, अच्छी जगह पे रहे, सेफ रहे, तो उनके कंसर्न्स अपनी जगह सही है। बट स्टिल क्योंकि उन लोग ने हमें इतना इंडिपेंडेंट बनाया है, उनने हमें इतनी अच्छी एजुकेशन दी है, तो एटलीस्ट इंडियन कल्चर में थोड़ा सा ये होता है ना, कंसर्न और एक
पकड़ के रखना कि हाँ। मतलब हमने तुम्हें बचपन से देखा है, हम आगे भी देखेंगे, वैसा वाला होता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा फ्री हैंडेड होना चाहिए कुछ चीजों पे। अगर कोई बच्चा कुछ नया ट्राई करना चाह रहा है, कुछ एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो लेट देम ट्राई ना, कि अगर हम गिरेंगे तो कोई बात नहीं, पेरेंट्स बैठे हैं, हाँ। वो हमेशा अपने पीछे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इंडियन कल्चर में पेरेंट्स को थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए, एंड बच्चों को भी वो फिर ट्रस्ट रखना चाहिए कि अगर पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो फिर बच्चों को भी इक्वल ट्रस्ट पे मैनेज करना चाहिए। डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया में कहता हूँ कि वहाँ की पेरेंट्स की सोच ऐसी हो गई है कि गवर्नमेंट नौकरी, अगर कोई बिजनेस का स्टार्टअप करना चाह रहा है तो वो नहीं कर देंगे। अब ये सिर्फ लड़कों के लिए, लेकिन लड़कियों के लिए तो बहुत ट्रबल है आज की डेट में कि आप बस आपको चूल्हा चौखट करना है, रोटियां करनी है और बस घर पे बैठे रहना है। तो आपके हिसाब से क्या सोचते हैं कि ये चीजें क्या सही है आज के दौर पे? नहीं, वैसे आजकल देखा जाए तो कुछ पेरेंट्स चेंज हो रहे हैं, और मेनली देखा जाए तो आज सभी विमेन, सारी गर्ल्स भी इंडिपेंडेंट है, सबने अच्छी पढ़ाई करी है, सब लोग जॉब कर रहे हैं। तो एटलीस्ट बट समवेयर मुझे इसमें ऐसा लगता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट पेरेंट्स, इट्स अबाउट एवरी गर्ल, कि वो अपनी लाइफ, अपना ड्रीम्स कैसे देख रही है। क्या शी हैज द कैपेबिलिटी कि वो खुद से इनिशिएटिव लेना चाह रही है, या सिर्फ वो खुद एक कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रही है। तो दोनों तरह से है। जैसे मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के एक नया स्टेप उठाया, तो वैसे ही अगर गर्ल्स खुद अपना कंफर्ट जोन छोड़ना चाहती है, कुछ गर्ल्स है आजकल, मैं बहुत जनों से मिलती हूँ, ठीक है हमें तो शादी करनी है, एक बार फॉरेन ट्रिप में हनीमून मना लिया और दैट्स इट। फिर बाकी की लाइफ जो सोशल मीडिया के पार्ट में है, घर में चूल्हा चौका एवरीथिंग चल रहा है, वो एक लाइफ है। अदरवाइज मेरा ऐसा सोचना है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, खुद से कुछ करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा, है ना, समवेयर की मतलब बिना कंफर्ट जोन से निकले तो कुछ भी हासिल नहीं होना है। एंड शी हैज टू ड्रीम कि आपको कहाँ तक पहुंचना है। जैसे मेरा ड्रीम है कि नहीं, मैं सच में कुछ ऐसा करूं कि मेरे पेरेंट्स प्राउड हो। चाहे पेरेंट्स के लिए भी अभी वो स्ट्रगल है कि हम इसको इतना भेज रहे हैं, इतने लोग ये बोलते हैं कि क्या कर रही है, क्या कमा रही है, क्या लेके आएगी, आगे से शादी कौन करेगा, इतना घूमती है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें उन लोग को भी फेस करनी पड़ती है। बट क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपना ड्रीम कहाँ देख रही हूँ, मैं अपने आप को कहाँ देख रही हूँ, मेरे लिए भी बहुत ईजी है। मतलब इतने रिश्ते आते हैं, शादी कर लो इजीली, मैं किसी घर में आराम से किसी की और के घर को अच्छे से सजा रख के कर लूंगी, बट उसमें मेरा अपना जो अवनी है वो तो चली गई ना। मतलब अवनी किसी और के लिए कुछ कर रही है, बट अवनी को खुद जो करना है वो तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए मैं सोचती हूँ कि खुद से कंफर्ट जोन से निकलना बहुत जरूरी है। मैं आज की जनरेशन जेनजी को कहूंगा कि वो समाज की परवाह नहीं करते। एग्जैक्टली, क्योंकि उनके पास जॉब ही नहीं है, वो जॉबलेस है, तो उनको पड़ी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं, इन जनरेशन को क्या करना चाहिए अभी? मुझे लगता है कि हमारी जो जनरेशन है, आई थिंक 1990s या आई थिंक 2000 तक, तो हम लोग हमारे पेरेंट्स के बारे में भी सोचते हैं, हम लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सोचते हैं, और हम हमारे बारे में भी सोचते हैं, और जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि हमने सारा टाइम देखा है। जब फोन नहीं थे, टेलीफोन से लेके हमने स्मार्टफोन तक देखा, तो वी नो कि हाउ थिंग्स ट्रांसफॉर्म। बट आजकल के हम छोटे छोटे बच्चे देखेंगे जो शायद 1 साल के, वो पूरा स्मार्टफोन चला रहे हैं। तो वो जो चेंजेस आ रहा है वो शायद सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर हम इतना ज्यादा उनको ओपननेस दे रहे हैं फोन के थ्रू, वो जो सारी चीजें देख रहे हैं, इसलिए वो सब सीख रहे हैं। इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं है कि ठीक है आजकल तो रील्स बना के या टिकटॉक पे भी नाच के भी हो जाएगा, है ना। और हम लोग के लिए ऐसा है कि हमें तो लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि हम सब अगर जब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और घर की बड़ी बेटी वाला जो सीन है कि सब देखा है ना कि पेरेंट्स का स्ट्रगल क्या रहा, हमने अपने आप को कैसे चेंज किया, ट्रांसफॉर्म किया। मैं एक ऐसी बच्ची थी जो कभी बोलती नहीं थी स्कूल में, कभी मैंने स्पीच नहीं दिया, कभी स्टेज पे जाके इतना फियर की प्रेयर में कभी हमारा टर्न आता था तो भी मैं छुट्टी ले लो या फिर नहीं जाना है। तो आपका हुनर ट्राइब का मेन पर्पस क्या रहेगा, अगर इन फ्यूचर आप कुछ करोगे कि हमें सिर्फ बेस मेटल पे ही काम कर, एक लाइफ को एक दूसरा पार्ट देख कर दिया कि अच्छा ये एक्सप्लोर करके देखते हैं। मुझे नहीं पता हुनर ट्राइब कहाँ तक जाएगा, बट मेरी तो पूरी कोशिश है कि जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करूंगी। अब वागड़ के यूथ को मैं कहूँ कि सबसे बड़ी समस्या यूं मानते हैं कि कम्युनिकेशन, यानी इंग्लिश उनकी सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आपको लगता है
कि अगर हमें किसी स्टार्टअप के लिए इंग्लिश बहुत कंपलसरी है? इट्स मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब आई एम फ्रॉम इंग्लिश स्कूल, बट ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना ज़रूरी है। चाहे आप हिंदी में बोलो, और धीरे-धीरे हम जैसे-जैसे सीखते जाते हैं, जैसे-जैसे लोग मिलते हैं, हम अपने आप प्रैक्टिकल बेसिस पे सीख लेते हैं। जिस तरह से स्कूल में हमें ग्रामर और सब सिखाया, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज है, ऐसा नहीं है, बट प्रैक्टिकल में ये है कि आप कोशिश तो करो, निकल के तो देखो ना। लैंग्वेज इतना बैरियर नहीं है, धीरे-धीरे सीख जाएंगे, आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। रिश्तों की सबसे बड़ी फाउंडेशन क्या है, यानी समझदारी या पर्सनल स्पेस? आई थिंक अंडरस्टैंडिंग। अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसको पर्सनल स्पेस भी दे ही दोगे। तो आपको आपके घर में पर्सनल स्पेस मिलता है? मेरे घर में देखा जाए तो शुरू से वैसा कल्चर नहीं रहा है कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि आजकल बड़े बड़े घर बन रहे हैं, है ना, तो सब बच्चों के अपने अलग पर्सनल रूम्स होते हैं, अपना स्पेस होता है, तो वैसा मेरे घर में कभी रहा नहीं। हम आज भी, मैं और पापा एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं, और सब लोग फैमिली साथ में बैठ के खाना खाते हैं। तो वैसा है, मतलब बहुत न्यूक्लियर और एकदम छोटा सा, एकदम हैप्पी फैमिली की तरह है। तो वैसा नहीं है कि बड़े घरों में जैसे आजकल लोग दिखाते हैं कि नहीं, हमारा पर्सनल रूम है, बच्चा आ रहा है अपने रूम में मोबाइल लेके चला गया, और पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं, पेरेंट्स छेड़ नहीं सकता, नहीं तो बच्चा गुस्सा हो जाएगा। ऐसा कभी रहा नहीं। जितना जरूरी है उतना ठीक है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि कोई पर्सनल रूम है। कभी आज भी हम मम्मी पापा के पास सो लेते हैं, तो वैसा कल्चर है मेरे घर में। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पर्सनल स्पेस जरूरी है। फैमिली के साथ घर में है तो फैमिली के साथ रहना चाहिए। सबको बेटियां यानी सानिया मिर्जा पसंद है, किसी को कोई और प्लेयर पसंद है, सबको पसंद लड़कियां है उस लेवल तक पहुंचे, पर कोई अपनी बेटी को फ्रीडम नहीं देता। तो यानी उनके पर्सनल करियर के डिसीजन वो पेरेंट्स लेते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ऐसा आपको लगता है कि वागड़ में भी ये चीजें हो रही है? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा ही है। और देखा जाए तो आज हम देख रहे हैं कि वुमेन्स क्रिकेट में आज हम लोग वर्ल्ड कप लेकर आए, तो अगर उन 11 प्लेयर्स की अगर बात करें तो सबकी कोई ना कोई स्टोरी होगी, है ना। तो वैसे ही, क्योंकि वो वहां से निकले, उनने कुछ कोशिश करी, और जैसे उसमें आज बात भी कर रहे थे कि आज जो जीत मिली है वो आज की नहीं है, वो पहले जो लड़कियां ने लड़ाई लड़ी उससे आज इतना उनको फ्रीडम मिल रहा है। तो मैं अपने आप को भी ऐसे सोचती हूँ कि अगर मैं वागड़ से बिलोंग करती हूँ और मैं अगर कुछ प्रूव कर रही हूँ, समवेयर कई लेवल पे जा रही हूँ, तो वो मेरी अपनी फैमिली के लिए भी एक अलग नजरिया होगा, उस वागड़ की हर लड़की के लिए एक अलग नजरिया होगा। क्योंकि मैं भी उन लड़कियों में हो सकती हूँ कि मैं अभी 27-25 की एज में शादी कर लूँ, एक बच्चा पैदा कर लूँ और सब सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लाइफ नॉर्मल जैसे सब लोग जी रहे हो जाएगा। बट अगर मैं अपने आप को कहीं दूसरे मुकाम पे देख रही हूँ, मैं आज 2 बार सीएम से मिली, फिर हम लोग पीएम से भी कभी मिलेंगे, इंडिया के बाहर भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं और मैं अपना विजन वैसे देख रही हूँ। तो हो सकता है मेरी जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें भी एक कुछ नया चेंज आएगा जी। एक होता है ना कि एक जनरेशन में कोई एक नया आदमी या नया लड़की कोई चेंज लेके आती है, तो हो सकता है मैं अपने आप को वैसे देख रही हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मैं वो एक चेंज लेके आऊँ अपनी फैमिली में। अब सबको यानी फेम चाहिए होता है। हाँ। कि मैं इनके साथ फोटो खिंचवाऊं, इनके साथ यानी किसी सीएम के साथ या किसी एक्टर के साथ। आप जब सीएम से मिले तब आपको नहीं लगा कि मैं भी अपनी सेल्फी लूं? नहीं, ऐसा एक्चुअली वो ऐसा होता है जब आप सामने से जाते हैं। हमारे लिए अच्छी बात थी कि हमारे काम को देख के सीएम सर खुद हमारी स्टॉल पे विजिट किया। तो वो एक प्राउड मोमेंट है। वो मैंने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, हमारे काम को रिप्रेजेंट किया। उस वजह से आज मैं इस लेवल पे हैं कि वो हमारे साथ कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, है ना। तो बाकी तो इतने उनके पास सोशल मीडिया वाले, वो कैसे न कैसे, हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि 2 बार जब हम सीएम से मिले, सीएम सर की खुद की इंस्टाग्राम की पोस्ट पे हम दोनों की पिक्चर्स है, जबकि हमारे पास तो फोन भी नहीं था पिक्चर लेने के लिए। एक्सीलेंट। तो ये एक मतलब ऊपर वाला कर लेता है, मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो फिर सब छोड़ दो, गो विद द फ्लो, हो जाएगा ऐसा। तो यानी आपके यहाँ पे कितनी टीम होगी अभी? तो बेसिकली हम लोग अभी 15 युवा जो है, जो हम लोग परमानेंट जॉब पर है, और बाकी हम लोग डिफरेंट साइट्स पर काम करते हैं। तो कुछ हमारा जो टायर का प्रोडक्शन है वो यहाँ चलता है, फिर हमारे हम वेस्ट टू वंडर पार्क्स बना रहे हैं, तो अभी
काफी सारी, अभी हम भूटान में भी एक वेस्ट टू वंडर पार्क बना रहे हैं, तो उसके लिए एक हमारी अलग टीम है। देन हम लोग मॉडल आंगनवाड़ी डिजाइन करते हैं, जैसे मैं एजुकेशन में बात कर रही थी, जीरो वेस्ट लर्निंग सेंटर है। तो ऐसे करके हमारी अलग अलग टीम्स है, जो कोई टायर प्लेग्राउंड बनाती है, कोई परमानेंट प्रोडक्शन पे है टायर के पॉट्स के। तो वैसे अभी 15 यूथ है जो परमानेंट जॉब पर है, जिन्हें हम सैलरी बेस्ड पर है। ओके। हाँ। अब शादी का डिसीजन किसका होना चाहिए, पेरेंट्स का होना चाहिए कि खुद का होना चाहिए? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि दोनों का 50-50 तो होना चाहिए। मतलब जो एज अ गर्ल अगर किसी को किसी और की फैमिली में जाके सेटल होना है, वो भी इस एज में, क्योंकि एक होता है ना कि छोटा बच्चे को तो आप जैसे भी पालोगे वो पल जाएगा, बट अभी जैसे मुझे मेरे पेरेंट्स ने पाला है, जैसे उनने मुझे हर कंफर्ट जोन हर चीज दी है, तो मैं सामने वाले से भी एक्सपेक्ट करना गलत नहीं है ना, वो तो मेरा कल्चर है रहने का। तो 50% डिसीजन मेरा होना ही चाहिए, या 50 से ज्यादा भी, क्योंकि लाइफ तो मुझे जीनी है आफ्टर मैरिज। और पेरेंट्स भी ये है कि वो बच्चों के लिए तो कभी गलत नहीं सोचते हैं। पेरेंट्स का अपना एक कंसर्न है कि अच्छी फैमिली हो, अच्छे लोग हो और सब कुछ अच्छा हो, है ना। बट ये नहीं है कि सोसाइटी के प्रेशर में कि नहीं उम्र जा रही है, अच्छे लड़के नहीं मिलेंगे, ये चला जाएगा वो चला जाएगा। तो वो एक गलत कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। उसमें ऐसा लगता है कि जब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए शादी करने का, तब आपको करनी चाहिए, तो आप अच्छे से रह भी पाओगे। और ये है कि सोसाइटी के प्रेशर में वो तो 4 लोग हमेशा कौन होते हैं हमें किसी को नहीं पता, बट वो 4 लोग हमेशा परेशान करते हैं। तो वो सीन तो है ही कि वो 4 लोग बोल रहे हैं, वो कौन बोल रहे हैं वो किसी को नहीं पता। आपने कभी ऐसा इमेजिन किया कि मेरा हस्बैंड ऐसा होना चाहिए, ये क्वालिटीज? अभी तक तो मुझे ऐसी कोई इमेजिनेशन नहीं आई है, क्योंकि मेरा फोकस अभी है कि मैं खुद कुछ ऐसी बन जाऊं, फिर लोग तो मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो पहले खुद को उस काबिल बना दो कि जो आपका मकसद है वो पूरा हो जाए। और शादी करना भी मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसे मतलब वो एक रूल बना दिया है कि हाँ शादी करनी है। वैसा ठीक है, लोग कर रहे हैं, जनरेशन बढ़ा रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबका तो मकसद वो नहीं हो सकता ना, किसी और की फैमिली की जनरेशन बढ़ाओ और चीजें करो। तो मेरा फिलहाल अभी वो मकसद नहीं बन पा रहा है, जब बनेगा वो मुझे नहीं पता कब ऐसा फील आए, अभी तक तो नहीं भी करे तो क्या हो जाएगा, इतने बड़े सुपरस्टार सलमान खान ने नहीं करी है। हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सुष्मिता सेन है जिसको हम एक इंस्पिरेशन की तरह मैं देख सकती हूँ, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने शादी नहीं करी है। तो ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंट है, लाइफ जी रहे हैं। सबको ऐसे कि हमारा खानदान बढ़ाना है। अब हम कौन से राजा महाराजा के खानदान से कि हमें खानदान बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो वही है, मतलब एक्चुअली पेरेंट्स का ये होता है कि हम अपनी हेडेक से फ्री हो जाए कि अच्छा हमने शादी करा दी। हाँ। अब वो 4 लोग नहीं बोलेंगे कि कब करा रहे हो, कैसे करा रहे हो, कब ढोल बजवा रहे हो, पता नहीं क्या क्या। तो ठीक है, मतलब वो अपना पार्ट निभा रहे हैं, मुझे जो करना है मैं उस पर अड़ी हुई हूँ कि नहीं मुझे अभी कुछ करना है तो मैं एक बार कर लेती हूँ, वैसा है। अभी वाकड़ में कभी भी ऐसा होता है कि लड़कियों को लेकर ऐसी बातें करते हैं कि पराये घर ही तो जाना है, कौन सा मेडल लाना है। तो ये चीजें कैसे आप देखते हो? आई थिंक वो एक लोगों ने अपना एक ऑब्जर्वेशन बना लिया है लड़कियों को लेकर, बट वो जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि पराये घर ही तो जाना है, कौन सा मेडल लाना है, वही लोग जो लड़कियों को दूसरे देखेंगे ना, अरे यार उसकी बेटी ने तो ये कर लिया, वो तारीफ भी करते हैं। हाँ। बट वो खुद में अपने आसपास में चेंज नहीं लाना चाहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह का कि आज हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ ओपन है, हर चीज पॉसिबल हो रही है, तो हमें अगर कोई उस कंफर्ट जोन से निकल के कुछ करना चाह रहा है तो उसे कर देना चाहिए। क्योंकि आजकल के ChatGPT AI के जमाने में कुछ ऐसा नहीं है जो लोग क्रिएटिव या नया सोच पा रहे हैं। आज इतने लोग हैं जिनके बिजनेस नहीं चल पा रहे हैं, वो भी ये सोच रहे कि हम नया क्या करें। और जो ऐसे लोग हैं जो जैसे हम जैसे लोग जो कुछ नया सोच रहे हैं, आपने उन्हें भी नहीं करने दिया, उन्हें भी रोक दिया, तो फिर नया कौन करेगा? क्रिएशन कहाँ से होंगी? नहीं होगी, है ना। तो दिमाग तो लड़की में भी उतना ही है, लड़के में भी उतना ही है, और आजकल तो सब कुछ इक्वल है। हम कोएड में पढ़ा रहे हैं, तो क्यों प्रेशर हमेशा लड़की को देना है ना। तो मुझे लगता है कि वो प्रेशर नहीं होना चाहिए, और सबको इक्वली, जैसे हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं वैसे सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि फेमिनिज्म बहुत होना चाहिए, मेल्स को नहीं करना है, तो मेल भी उतने इक्वल है और गर्ल्स भी उतनी इक्वल होनी चाहिए। आपको लगता है कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौकट करने के लिए होती है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वो एक स्किल है जिसको, जैसे मुझे कुकिंग पसंद है तो मैं ये नहीं सोचती कि नहीं चूल्हा चौका करना कोई गलत बात है, मुझे तो पसंद है इसलिए मैं करती हूँ।
आज भी खुद के लिए कुक करना है, अकेले रहते हैं तो खुद के लिए कुकिंग करना है और चीजें करनी है। वो भी इंटरेस्ट की बात है, जिसे पसंद है वो करे, जिसे ना पसंद है वो नहीं करे। आजकल इतने लड़के हैं, मेरे घर में तो सबको कुकिंग का शौक है, मतलब मेरा भाई खुद इतनी अच्छी कुकिंग कर रहा है आजकल, वो तो सब अच्छे से कुकिंग करते हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को चूल्हा चौका ही करना चाहिए। तो आप खाना बना लेते हो? हाँ, मुझे तो कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है और मैं सारी रेसिपीज बनाती हूँ। अब समाज में लोगों का मानना ऐसा है कि एक लड़की पूरे खानदान की इज्जत उस पे है होती है, हाँ। तो आप कैसे मानते हो कि वास्तव में लड़की पे ही होती है, लड़के की जिम्मेदारी कहीं नहीं होती? ये आपने काफी अच्छे पॉइंट की बात कही है। मुझे नहीं पता, वैसे तो लड़कियों को ये लोग कुछ मानते नहीं है, कौन सा मेडल लेके आएगी, बट यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं, मतलब कुछ गड़बड़ नहीं किया तो पक्का इसमें मेडल मिल ही जाएगा, ऐसा है। तो इज्जत तो यार सभी की है, लड़के की भी है। लड़का कुछ गड़बड़ करेगा तो उसको छुपा लेते हैं लोग, वैसे है। और अगर लड़की ने कुछ गलत कर दिया तो आसपास वाले इतना क्रिएट करेंगे कि नहीं भैया, इसकी लड़की ने तो ऐसा कर दिया। तो वो लड़कियों को लेके ना बहुत छोटी सोच रही है हमारी सोसाइटी की, मुझे ऐसा लगता है। जो थोड़ी, कुछ लोग तो बदल पाए हैं आज, ऐसा नहीं कह रही कि सब वही सोच के लोग हैं, बट कुछ तो बदल पाए हैं और कुछ को अभी भी जरूरत है। इक्वली ट्रीट करो, और गलत किया है तो सुधारने का मौका दे दो, कोई गलती नहीं है ना। तो हमेशा मौका दे देना चाहिए, उसके बाद भी गलत कर रहा है। आजकल तो लड़के भी इतना कुछ गलत कर देते, तो फिर दोनों को इक्वल ट्रीट करो। आज हम कहते हैं कि मैं ये सपोर्ट नहीं कर रही कि स्मोक करना गलत, मतलब सही है, पर आजकल लड़के करते तो उनके लिए कैजुअल है, लड़कियां करती तो ओ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं मतलब कि मैं उस चीज को सपोर्ट कर रही हूँ, बट मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि लड़कियों को कैसे लिया जाता है और लड़कों को कैसे लिया जाता है। सही कहा आपने। तो अब गाँवों में क्या होता है कि अगर लड़की शाम को लेट होती है तो वो उनको बार बार फोन किया जाता है कि आप तो कहाँ हो, लेकिन लड़का अगर रात को 10-11 बजे या 1 बजे भी आए तो वो चलेगा। वो प्रॉब्लम है ना, हमने खुद ही क्रिएट कर रखी है। बिकॉज आज मैं भी देखती हूँ ना, क्योंकि लड़कियों को बाहर जाने से क्यों डर है, क्योंकि लड़के बाहर है, और लड़कों को तो बाहर जाने का हमेशा हमने खुला फ्रीडम दे रखा है। और जहां तक भी आप देखोगे तो ऐसी जो हरकतें होती है, जो खराब चीजें होती है, वो लड़कों के थ्रू होती है फर्स्ट में, ना। आज हम सुनते कि रात में ये लड़की ऐसे चली गई थी तो इसके साथ ऐसा हो गया, पर तुम्हारा लड़का भी तो बाहर था ना। हाँ, वो भी तो प्रॉब्लम है। हाँ। तो वो इक्वलिटी मुझे नहीं लगता कि अभी तक इंडिया में आ पाई है, वो पता नहीं कब आएगी। इसलिए मैं अपने आप को ऐसा सोचती हूँ कि मुझे जहाँ पे सेफ रहना है, मुझे अपनी सेफ्टी की जहाँ जरूरत है, मैं वैसे बिलीव करती हूँ। खुद को देख के चलो, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हम तो ऐसे हैं बाकी देखा जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अच्छे कपड़े, सभ्य कपड़े पहन के जाना है तो ठीक है उसमें, क्योंकि मैं ऐसे कल्चर में काम करती हूँ जहाँ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है या फिर हर तरफ लड़के हैं, तो ऐसा नहीं ना कि आप कुछ भी पहन के निकल लो। तो दोनों इक्वल मैटर करता है। मुझे ऐसा लगता है कि रात में नहीं बाहर जाना चाहिए, वो तो मुझे भी आज ऐसा है कि मैं घर से बाहर निकलूंगी तो अगर मैं घर पे हूँ तो मैं बोल के जाऊंगी कि मम्मी जा रही हूँ, और भाई है तो वो तो ठीक है, दोस्तों के साथ जाके आ रहा है, वो उसको इतना चेंज करना बहुत ईजी नहीं है। व्हाट यू थिंक, वुमन इंडिया में सेफ है? आई थिंक आजकल तो लड़के और लड़कियां दोनों ही सेफ नहीं है। सही कहा। तो इसीलिए जैसे कि मैं अगर एग्जांपल करूं, नवरात्रि के टाइम आप गुजरात में जाके देखो, अगर रात के आप 2 बजे भी अकेली लड़की जाए तो वहां पर वो सेफ लगता है। हाँ। तो यही चीजें यहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि हम यहाँ की मेल्स को हमने उतना फ्रीडम दे दिया है कि वो कुछ भी कर सके, है ना। तो आई थिंक इस वजह से ही है। अदरवाइज गुजरात देखा जाए तो वहां पे लड़कियां लड़के मोस्टली एक इक्वालिटी गुजरात में मानी जाती है, क्योंकि मेरी स्टडीज गुजरात में हुई है, अहमदाबाद में मैं रही हूँ। 2-3 बजे भी वहाँ पे ओपन कल्चर है कि लोग खाते हैं, स्ट्रीट फूड चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ का माहौल ही ऐसा है कि सबको सेफ महसूस होता है। तो वो हमें खुद ही अपने आसपास के लोगों के साथ क्रिएट करना पड़ेगा। आज जैसे मैं हूँ, मेरी पूरी टीम में ऑलमोस्ट सब लड़के हैं, मैं एक अकेली लड़की हूँ। जैसे फाउंडर हमारे गौतम जी है, फिर हमारे जितने भी युवा है सब ट्राइबल आदिवासी युवा है, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि पत्थरबाजी करते हैं, कुछ लोग करते हैं, पर मैंने और गौतम सर ने मुझे इतना सेफ महसूस कराया है। आज हम लोग, आप नहीं मानेंगे तो आज मैं हिमाचल, लद्दाख, भूटान, देन झारखंड, ऐसी जगह पे भी हम लोग गए हैं जहाँ पे मुझे आज तक ऐसा नहीं महसूस हुआ, ना ही मेरी टीम के किसी
एक लड़के की आंखों में ऐसा गलत नजरिए से किसी ने मुझे देखा हो या मुझे कभी अनसेफ महसूस हुआ हो इस 3-4 साल में। ओके। तो मैं इतना लकी फील करती हूँ कि मेरे आसपास के जो लड़के हैं वो इतने समझदार और इतने अच्छे हैं कि कभी उनने मुझे उस तरह का फील नहीं होने दिया। इवन आप नहीं मानेंगे, मेरे साथ में जैसे हम लोग का एक टीम मेंबर है बबलू करके, भूटान में सर भी नहीं थे, मैं अकेली थी, 20 दिन के लिए मैं अकेली थी। तो उसने कभी ऐसा नहीं महसूस कर, वो और मैं अकेले रहते थे, तब भी उसने कोई 1% भी ऐसा महसूस नहीं कराया कि मैम आप सेफ नहीं हो। कोई भी लड़का पास में जा भी रहे तो वो मेरे पीछे ऐसे बॉडीगार्ड की तरह चलता है। मतलब इतने अच्छे लोग मेरे आसपास है। तो और मेरे फैमिली में भी, घर भाई लोग भी सब इतने अच्छे कि कभी अनसेफ मुझे महसूस नहीं हुआ। तो मैं उस चीज के लिए मैं लकी फील करती हूँ। अवनी जी, उन सभी लड़कियों के लिए मैसेज जो कुछ करना चाहते अपनी लाइफ में, तो वागड़ की लड़कियों के लिए आपका कोई मैसेज रहेगा? वागड़ की लड़कियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि जो भी आपके दिल कह रहा है करने के लिए, कोई अच्छा काम, चाहे वो समाज के लिए हो, चाहे वो शिक्षा में हो, या जो भी आप सोच रहे हैं कुछ भी नया करने के लिए, तो उस पर निरंतर काम करते रहे। परेशानियां तो देखिए सब दूर ही आती है, परेशानियां आएगी। अगर आपका मकसद और आपका काम ईमानदारी से आप करना चाहते हैं और कर सकते हैं, तो आप उसमें लग जाइए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे, है ना। परिस्थितियां जो भी आए, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है और अपने काम पे विश्वास या भरोसा है, तो आप करते रहिए, ऊपर वाला बाकी का रास्ते खोज ही देगा। और प्रूफ करते रहिए, जो भी परिस्थितियां आ रही जाए, आपके पेरेंट्स उस नए काम को समझने में मुश्किल हो रही है उनसे, तो अपने आप को प्रूव करिए, कुछ साबित करके बताइए। दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि कभी अपने आप को कमजोर या ऐसा नहीं समझिए कि हम लड़के हैं तो हम ये काम नहीं कर सकते। अपनी स्किल्स पे काम करिए, जो भी मौके मिल रहे हैं या लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कुछ नया सीखने को, तो कभी ऐसा नहीं कि इसमें कम पैसा है, इसमें ज्यादा पैसा है। आप जिसमें आपको खुशी मिल रही है आप वो काम करिए और अपना खुद से एक नया रास्ता चुनिए और अपने समाज के लिए कुछ अच्छा एक एग्जाम्पल खड़ा करिए। अवनी जी, आपको पर्यावरण को लेकर आप क्या सोचते हैं? यानी हुनर ट्राइब आपने जो शुरुआत करी, वो शुरुआत करने की नौबत कहाँ से है आपको? पर्यावरण को लेके मेरा जो मानना है और जो मेरी समझ है उसमें यह है कि हमें जो भी मिल रहा है, जो हम खा रहे हैं, जो हम पी रहे हैं, वो सब पर्यावरण की देन है जी। चाहे हमें अनाज हो, पानी हो या हवा हो। और आज हम जिस चीजों में हम इतने इलेक्ट्रॉनिक्स में, गाड़ियों से पॉल्यूशन जो हो रहा है, हम इतने आदी हो गए हैं कि हमें हर चीज ऐसी चाहिए जो पर्यावरण को खराब करके हमें मिल रही है जी। एक हम जैसे मैं बात करती हूँ प्लास्टिक की थैली की। आज हम जो प्लास्टिक की थैली, कोई भी सब्जी खरीदते हैं तो हम साथ में लेकर आते हैं। सब्जी तो हम यूज कर लेते हैं, पर वो प्लास्टिक की थैली को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, या फिर उसमें हम ऐसा कचरा डाल के फेंकते हैं जो गाय या कुत्ते खाते हैं। हाँ। और आजकल आपने देखा होगा गाय के पेट में इतना प्लास्टिक और सारी चीजें मिल रही है। इवन हम नदियों में प्लास्टिक बहा रहे हैं, जिससे हमारे पानी में ही माइक्रो प्लास्टिक्स आ रहे हैं जी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पर्यावरण को दूषित कर रही है और वो पर्यावरण से ही हमें अपना खान पान और हवा मिल रही है जी। तो पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो आजकल की हम बात करें, हम बहुत सारे भगवानों की बात करते हैं, पर मेरे लिए तो हम ये भी सोचते हैं कि भगवान ही अपनी प्रकृति है जी। जो हमें सब कुछ दे रहा है हाँ। है ना, हवा, पानी, आग, जो भी है वो प्रकृति की वजह से हमें आ रहा है। तो मेरा जो हुनर ट्राइब में जो हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम पर्यावरण को कैसे बचा सके। हम ऐसे जो प्लास्टिक है हम लोग उसको कम कर सके, हम लोग रीयूज करते हैं। आज हम देखते हैं प्लास्टिक की बोतल हमने पानी पी के फेंक दिया, लेकिन उसी बोतल से हम ऐसे आइटम बनाते कि उसके हम 40 साल की उम्र और बढ़ा देंगे जी। वो आज फेंकने में तो जा रहा था, लेकिन हमने उसको ऐसा बना दिया कि वो अब घरों में भी सज रहा है। जैसे हम टायर की हमने बात करी थी कि टायर का हमने गमला बना दिया, वो टायर या तो जलता या कोई भी ऐसे ही पड़ा रहता जिसमें मच्छर पैदा होते हैं या वो खराब करता। तो उस टायर को हमने एक ऐसा गमला बना दिया कि वो अच्छे अच्छे घरों में अपने ड्राइंग रूम में रह के वो जिसमें पौधा उगा रहा है, जिससे हमको ऑक्सीजन मिल रही है। तो इसलिए पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है और मेरा ये कहना है कि वो एक हमारे करने से नहीं होगा। हम जितना कर पा रहे हैं हम कर रहे हैं। आज हमने करीबन 3,65,000 kgs ऑफ टायर हमने अपसाइकल कर लिया है।
तो आप सोच सकते हैं कि हमने कितना पॉल्यूशन होने से बचा दिया, कितने टायर जलने से बचा दिए। और सबसे मेरी यही आग्रह है, सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमें जहाँ पे हम चीजें कम कर यूज कर सके, चाहे वो प्लास्टिक की हो, हम कहीं जा रहे हैं तो हम अपना थैला लेकर जाएं। आज हम देखते हैं गांव के लोग जो आज भी शहर में कुछ खरीदारी करने आते हैं, वो अपना झोला साथ में लेके आते हैं। और आज हम जैसे पढ़े लिखे समझदार लोग कुछ शॉपिंग करने जाते हैं तो पेपर बैग लेके आते हैं मॉल से। तो पेपर बैग भी देखा जाए तो पेड़ से ही बन रहा है, लकड़ियां कट के बन रहा है। तो इतनी समझ अगर हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि कैसे न कैसे हम कम चीजों में अपना जीवन यापन कर सके और कम चीजों में हम अपना प्लास्टिक की चीजें खरीदें, कम चीजें खरीदें, जितनी उपयोग हमें जरूरत है उतनी हम खरीदें। अब मुझे यूँ लगता है कि आज की डेट में अगर कोई प्रकृति को बचा रहा है तो वो आदिवासी है और गांव के लोग हैं जी। अब हम जैसे पढ़े लिखे लोग तो बचा नहीं रहे, क्योंकि हम तो जाएंगे अगर शॉप के लिए तो पानी की बोतल खरीद लेंगे जी। तो सबसे बेस्ट पानी मैं मानता हूँ तो वो बहता हुआ पानी है या कुएं का पानी है। अब वहां पे कहीं पर भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लेकिन एक बोतल पे होती है। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीजें फिर हम बोतल पानी पी के फेंक देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो प्लास्टिक पड़ा हुआ है, ना प्लास्टिक गलता है न सड़ता है, वो एज इट इज। अगर हम 10 साल 1 साल यानी 100 साल के बाद भी देखें तो वो उसी अवस्था में मिलेगा। जलाने के बाद वो पर्यावरण प्रदूषण कर रहा है। तो प्लास्टिक तो मेरे हिसाब से पूर्णतः बैन होना चाहिए। आपको क्या लगता है प्रकृति को सबसे ज्यादा अभी तक कौन संभाल रहा है, हम जैसे पढ़े हुए लोग या फिर वो आदिवासी? देखिए, आदिवासी लोगों का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज हम देखते हैं कि आपने जो प्लास्टिक की बात करी वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आज जो हमारा खान पान जो राशन आ भी रहा है वो भी आदिवासी खेती कर रहे हैं तो ही हम लोग खा पा रहे हैं, नहीं तो हम जैसे पढ़े लिखे लोग आज कोई खेती नहीं कर रहा। तो आदिवासियों ने ही पर्यावरण को बचा रखा है और उसमें अगर हम उनका सपोर्ट कर सकते हैं और चीजों को उनको महत्व दे सकते हैं तो बहुत जरूरी है। नहीं तो आज हम देख रहे हैं कि हम आदिवासियों की जमीन छीन के माइनिंग कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, तो वो बहुत गलत है। अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे आज तो फिर वो पलायन करके शहरों में चले जाएंगे और खेती फिर कोई नहीं करेगा। तो जो जिसका काम है उसको उतना महत्व भी देना चाहिए और उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। और आज नेचर में जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, आज हमने ही देखा है कि खेती खराब हो गई, बिन मौसम बारिश आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्रिएट हम कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आदिवासी लोग जो हमें हमारे खान पान के लिए जो खेती कर रहे हैं, समस्या उन्हें आ रही है, इसलिए महंगाई भी बढ़ रही है। तो एट द एंड जो क्रिएट कर रहे हैं वो हम खुद ही अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। तो मेरा तो यही मानना है कि हम कैसे न कैसे नेचर को बचा सके, जितना रीयूज कर सकते हैं उसको उतना रीयूज करें, बेवजह चीजें फेंके ना, वजह नहीं खरीदारी करें। तो ये बहुत जरूरी है। पुराने लोग हम देखते थे पुरानी चीजों के डब्बों को भी, प्लास्टिक के डब्बों को भी संभाल के रखते थे, उसको रीयूज कर लेते थे। आज हम देखते मेरे पुराने घर में ही वो बड़े बड़े घी के डब्बे हैं या ऐसे कुछ है, सबको रीयूज कर रखा है। लेकिन आज मॉडर्न जमाने में सबको नए प्लास्टिक के डब्बे खरीदने, एक जैसे दिखने चाहिए, तो हम खुद ही अपनी चीजें क्रिएट कर रहे हैं और पुरानी चीजों को फेंक रहे हैं। तो पुराने लोगों ने भी बहुत कुछ सिखाया है हमें रीयूज रीथिंक करने का, तो हमें उस पर सोचना चाहिए। सही है। अब जैसे कि आपकी फाउंडेशन है, अब आदिवासियों से तो उनका टैलेंट तो छीन रहे, लेकिन साथ में आप बेरोजगारी पे कोई काम नहीं कर रहा उनके लिए। अब हम पढ़े लिखे व्यक्ति तो कहीं ना कहीं जॉब कर लेंगे, लेकिन वो लोग क्या करें? अब आपने ट्रस्ट ने ये काम किया है कि उनको स्किल दिया है, साथ में आपने उनको जॉब भी प्रोवाइड किया है, और वही उनके जो कल्चर है उसी पे आपने काम किया, यानी नेचर को बचाना। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट को ऐसा लगा कि नहीं हम ये सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अगर हम आदिवासी युवाओं की बात करें तो आजकल के युवा खेती और वो इतना ज्यादा करना नहीं चाहते हैं, है ना, क्योंकि सबको पैसों की जरूरतें हैं। आज हम जितना पैसा कमा रहे हैं उनके परिवार को भी करने की, मतलब उनका परिवार भी आगे जब बढ़ेगा जब उनके घर में एक प्रॉपर इनकम ऑफ सोर्स होगा। तो हम ये कोशिश करते हैं, जैसे हम
जब उनकी खेती का समय आता है तो वो छुट्टी लेके खेती भी करने जाते हैं, हमारे जो एम्प्लॉइज हैं। और दूसरा, हम उन्हें इस तरह का रोजगार भी दे रहे हैं जिससे वो अपने घर को सक्षम बना सके। रही बात एजुकेशन की, आप जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको एजुकेशन प्रॉपर मिल पाता है, वो पढ़ाई के माध्यम से वो आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग जो नहीं है वो मजदूरी करते हैं। तो हम स्किल्स पे काम करना बहुत जरूरी है। स्किल इसलिए क्योंकि अगर हम देखा जाए, आदिवासियों के युवाओं के अंदर बहुत टैलेंट है। जैसे आपने देखा है, आदिवासी लोग खुद अपने घर बनाते थे जी। तो जैसे हम आदिवासी युवाओं की बात करें, तो आज जैसे हम भील आदिवासी के साथ हम राजस्थान में काम कर रहे थे, मेरी पूरी टीम आदिवासी युवाओं की है, और अभी वहां से हम आसाम के जो बोडो ट्राइब है उनके साथ काम कर रहे हैं। तो मुझे कभी सेफ्टी का इश्यू नहीं लगा। इंसान गलत हो सकते हैं, लेकिन पूरी कम्युनिटी पे हम वो बात नहीं कर सकते। इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, मुझे कभी किसी ने गलत नजरों से नहीं देखा। हम लोग साथ में ट्रेवल करते हैं, साथ में रहते हैं, साथ में घूमते हैं, साथ में काम करते हैं। तो इंसान को जिस तरह का हम माहौल देते हैं, उन पे वो भरोसा करते हैं, उस तरह से हम उनके साथ रहते हैं। तो आज जो भी मेरे एम्प्लॉइज है जो हमारे साथ काम करते हैं, वो सब मेरे एक परिवार भाई की तरह है। है ना। और जो आसाम में जिस गांव में हम काम कर रहे हैं, वो पूरा गांव मुझे एक परिवार की तरह लगता है। अभी मैं काफी दिन वहां पे 1 महीना अकेली थी, तो मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी और देश में, कहीं और गांव में, कहीं ऐसे लोग के साथ रह रही हूँ जो मुझे नहीं जानते या मुझे सेफ नहीं महसूस हो रहा है। तो आप अपने आसपास के लोग अपनी तरह से क्रिएट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और वो है। एंड दूसरा ये है कि आदिवासी युवाओं में स्किल्स ऑलरेडी, क्योंकि उनकी ये ग्रैंडफादर्स एंसेस्टर से आ रही है, जो ऑलरेडी उनके हैंड जोन में स्किल्स है, पर हम उन्हें भटका रहे हैं। या तो हम उन्हें ऐसी लाइन में दे देंगे कि वो पढ़ाई, सरकारी जॉब की वजह से वो अपना पूरा करियर चेंज कर देते हैं, ना तो वो स्किल सीख पाते हैं, ना उनकी गवर्नमेंट जॉब लगती है। तो वो जो बीच का जो उनकी प्रॉब्लम्स है ना, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है फिर, क्योंकि इतनी सरकारी जॉब्स तो है नहीं जितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कंफर्ट जोन और सेफ्टी चाहिए। पर क्या वो अभी प्रेजेंट जी पा रहे हैं, वो भी एक सवाल है। आज आप देखोगे इतनी लाइब्रेरी भरी हुई है, सब लोग पढ़ाई में लग गए हैं, लेकिन स्किल सीखना बहुत जरूरी है। आज हमारे युवा हैं जो भले 12th पास है, वो आज इतनी उनमें स्किल है कि वो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो दूसरों को सिखा रहे हैं, वो दूसरी जगह पे, दूसरे स्टेट में जाके काम कर रहे हैं जहाँ पे लैंग्वेज बैरियर है। आज आपने जैसे सवाल पूछा था कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है क्या, वहां पे जो हम बोडो कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं, उनका हिंदी और उनका अपना एक लैंग्वेज है। पर हमारे आदिवासी लोग जो वागड़ी बोलते थे, वो आज उस कम्युनिटी के साथ काम कर रहे हैं जिनकी भाषा उन्हें समझ में नहीं आती है। तो सोचो कि उनमें कितना डेवलपमेंट आया है। सही है। तो ऐसी सारी चीजें हैं। अब मुझे ये लगता है कि आपको एक नाम मुझे देना चाहिए कि जैसे कि वागड़ में अभी तक किसी बेटी ने या महिला ने वर्क नहीं किया कि पर्यावरण को कैसे हमें सुरक्षित करना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि आपको काम को देख के ये लगता है कि आपने कबाड़ से सोना बना दिया है। हाँ, कह सकते हैं। तो आपको कैसे लगता है कि वास्तव में ऐसे कहीं हो रहा है आपके अलावा, कहीं पर भी कर रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन आप जिस तरह से आगे गए, आप जैसे कि आपने भूटान में भी काम किया, आपको बहुत बहुत सी एजेंसियों का यानी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिले होंगे, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इन चीजों पे काम करना चाहिए? देखिए, कबाड़ को हमेशा हमने ऐसा सोचा है कि बस हमारे घर से निकला और वेस्ट हो गया, है ना। पर हमने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि कैसे एक वेस्ट से भी बिजनेस किया जा सकता है। एक ऐसा कबाड़ जो किसी ने फेंक दिया है, अपने घर से तो निकाल दिया, लेकिन और वो कहीं कुछ काम नहीं आ रहा है, तो उससे कैसे पैसा कमाया जा सके। तो ही हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि जरूरी नहीं है कि किसी का वेस्ट सबका वेस्ट हो, वो वेस्ट हमारा सोना है। आज काला टायर जिसको आप बिल्कुल कबाड़ समझते हो, उससे हम काला सोना बना रहे हैं, ऐसा ही समझ सकते हैं। तो ये एक हमारा प्रोडक्ट है, टायर का गमला, जिसको हमने पूरे टायर से बनाया है। इसमें हमने टायर को कुछ पिघलाया नहीं है, डायरेक्ट टायर को हम लोग ने टर्न करके और इस पे अच्छे से पेंटिंग करी है। ये हमारी जो वुमेन्स है उनने भी पेंटिंग किया है, और इसको हम लोग ने इस तरीके से बनाया है कि ये 40 इयर्स तक नहीं टूटेगा और इजी टू क्लीन है, और आप इसको कहीं पे भी अपने घर में, ऑफिस में रख सकते हैं। और ये
अभी हमारा प्रोडक्ट ऐसा है जो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रहा है और बड़ी बड़ी कंपनीज भी इसके ऑर्डर्स दे रही है।